भारत की राजनीति के बारे में एक बड़ा मशहूर और हल्का फुल्का मजाक है हम्म। कि यहाँ किसी नेता को उसकी कुर्सी से अलग करने के लिए ना कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब लोग मृत्युशैया पर होते हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं या जेल की सलाखों के पीछे से सरकारें चलाने की जिद करते हैं, लेकिन स्वेच्छा से सत्ता छोड़ना ये तो जैसे हमारे पॉलिटिकल डीएनए में ही नहीं है। हाँ, ये बहुत ही रेयर है। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो इस पूरी धारणा को पलटकर रख देता है। आज के इस गहन विश्लेषण में, जिसे हम अपना डीप डाइव कहते हैं, हम नीतीश कुमार द एग्जिट ऑफ अ बिहार टाइटन नाम के एक बहुत ही शानदार आर्टिकल को डिकोड कर रहे हैं। इस आर्टिकल में उस घटना का पूरा कच्चा चिट्ठा है जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा और राज्यसभा जाने का उनका फैसला। और ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं है। अगर हम इस आर्टिकल की गहराई में जाएं तो ये सिर्फ एक नेता के रिटायरमेंट की कहानी नहीं है। हाँ, बल्कि ये एक पूरे राजनीतिक युग के अंत और सत्ता के एक बहुत ही खामोश ट्रांसफर की केस स्टडी है। बिल्कुल। और देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हमारा मकसद इस डीप डाइव में किसी राजनीतिक दल, वामपंथी या दक्षिणपंथी खेमे का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ इस सोर्स मटेरियल में पेश किए गए दावों, डेटा और राजनीतिक समीकरणों को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे श्रोता ये समझ सकें कि इस पूरी सियासी बिसात पर मोहरे असल में कैसे चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मामले को इतना अजीब बनाती है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव। हाँ। उस चुनाव में एनडीए को एक बहुत बड़ी और स्पष्ट जीत मिलती है। ये जीत काफी हद तक नीतीश कुमार के चेहरे और उनकी 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की क्षमता पर लड़ी गई थी। वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और फिर सिर्फ 4 महीने बाद 75 साल की उम्र में वो अचानक इस्तीफा दे देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से सारी अटकलें शुरू होती हैं। देखिए, राजनीति में जब भी कोई इस्तीफा होता ना, तो उसके पीछे आमतौर पर एक सेट पैटर्न होता है। मतलब कोई बगावत? हाँ, या तो पार्टी के भीतर कोई बहुत बड़ी बगावत हो गई हो, विधायकों ने समर्थन खींच लिया हो, या फिर फ्लो टेस्ट में फेल होने का डर हो। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार बिल्कुल स्थिर थी, उनके पास स्पष्ट बहुमत था और विपक्ष की तरफ से कोई इमीडिएट खतरा नहीं था। ये जो एक वॉलंटरी एग्जिट या स्वैच्छिक विदाई का नैरेटिव है, वो राजनीति के सामान्य नियमों के बिल्कुल खिलाफ जाता है। लेकिन क्या ये सच में उतना ही स्वैच्छिक है जितना बाहर से दिख रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी आर्टिकल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटना में मौजूदगी। जब राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा हो और ठीक उसी वक्त देश के गृह मंत्री राजधानी में बैठकर नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के चेहरों पर चर्चा कर रहे हों, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। नहीं, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये साफ तौर पर एक स्ट्रक्चरल ओवरहॉल या कहिए कि पूरी व्यवस्था को बदलने का स्पष्ट संकेत है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अमित शाह की वहां मौजूदगी इस बात का सीधा डिक्लेरेशन है कि बिहार में 20 साल पुरानी जो एक व्यवस्था थी, जहां भाजपा हमेशा एक जूनियर पार्टनर रही, हाँ, एक सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में रही, वो व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। भाजपा अब ड्राइविंग सीट पर है और अपना खुद का मुख्यमंत्री चाहती है। और इस पूरे ट्रांजिशन को जिस स्मूथ तरीके से अंजाम दिया गया है, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। इस स्मूथ ट्रांजिशन का एक और सबूत राज्यसभा के लिए हुए नामांकनों की लिस्ट में छिपा है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? मैं आर्टिकल में दिए गए नामों को देख रही थी। जेडीयू से नीतीश कुमार खुद और रामनाथ ठाकुर, भाजपा की तरफ से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा। ये सिर्फ कुछ नेताओं को संसद भेजने की कवायद नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एक पूरी की पूरी लीडरशिप टीम को दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। इस लिस्ट को थोड़ा और डिकोड करते हैं। रामनाथ ठाकुर को चुनना, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। हाँ। ये अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वोट बैंक को एक सीधा मैसेज है। नितिन नवीन और शिवेश कुमार के जरिए भाजपा अपने कोर सवर्ण और शहरी वोट बैंक को साध रही है। बिल्कुल। और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कोयरी समाज को मैसेज दिया जा रहा है। यानी ये राज्यसभा चुनाव एक तरह से बिहार के पूरे कास्ट कैलकुलेशन को बैलेंस करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन इन कास्ट कैलकुलेशन से पहले मुझे उस थ्योरी पर बात करनी है जो पिछले कई हफ्तों से मीडिया में छाई हुई है। आप परिवारवाद वाले एंगल की बात कर रही हैं? बिल्कुल, नेपोटिज्म का एंगल।
कई विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार ने ये सब अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनवाने के लिए किया है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रहा। क्यों? अगर उन्हें अपने बेटे को ही पावर देनी थी तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऐसा करना ज्यादा आसान नहीं होता? वो खुद कुर्सी पर रहते हुए निशांत को कोई भी भारी भरकम मंत्रालय दे सकते थे। बिल्कुल दे सकते थे। इसके लिए अपनी ही कुर्सी छोड़ देने का क्या तुक है? ये एक बहुत ही वैलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट है। और जो आर्टिकल हम डिकोड कर रहे हैं ना, उसका लेखक भी इस विरोधाभास को बहुत स्पष्ट रूप से उभारता है। देखिए, नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिकल ब्रांडिंग ही लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद के विरोध पर टिकी रही है। उनका यूएसपी ही ये था कि उनका कोई परिवार राजनीति में नहीं है। सही बात है। ऐसे में अपने करियर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आकर अगर वो अपने बेटे को इस तरह थोपते हैं तो उनकी वो 20 साल की कमाई हुई साख एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो फिर असल खेल क्या है? अगर ये सिर्फ बेटे के मुंह का मामला नहीं है तो एक 75 साल का नेता जो राजनीति का इतना चतुर खिलाड़ी हो, वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा? इसका जवाब जेडीयू के इंटरनल डायनामिक्स में हो सकता है। मतलब पार्टी के अंदर का प्रेशर? हाँ, एक थ्योरी ये है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का दबाव है। जेडीयू का कैडर देख रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार अटकलें लगती रही हैं। पार्टी को एक भविष्य चाहिए और शायद ये कदम जेडीयू को बिखरने से बचाने की एक मजबूरी भी हो सकती है, ताकि कोई अचानक से शून्यता ना आ जाए। बिल्कुल, अगर वो अचानक परिदृश्य से हटते तो पार्टी में भगदड़ मच सकती थी। इसलिए अपने रहते हुए एक ट्रांजिशन प्लान तैयार करना ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच है। लेकिन ट्रांजिशन किस तरफ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात करते हैं तो वो कोई हवाई सपोर्ट बेस नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही सॉलिड बेस है। आर्टिकल में इसे बहुत ही सटीक तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है। लव कुश समीकरण, यानी कुर्मी और कोयरी वोटर्स, ईबीसी, महादलित और सबसे अहम महिला वोटर्स। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में साइकिल योजना, जीविका दीदी और शराबबंदी जैसे फैसलों से महिलाओं का एक साइलेंट और बेहद मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। सही कहा आपने। जब वो राज्य की राजनीति से खुद को हटा लेंगे तो इस विशाल वोट बैंक में एक भयंकर वैक्यूम क्रिएट होगा। और राजनीति का सबसे बुनियादी नियम यही है कि वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। जैसे ही ये शून्यता पैदा होगी, इसे भरने के लिए सभी पार्टियां टूट पड़ेंगी। भाजपा की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। वे लंबे समय से इस वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उनका अपना फिक्स वोट बैंक तो है ही। हाँ, सवर्ण और एक हद तक दलित। हाँ। अब अगर वे नीतीश के इस ईबीसी और लवकुश वोट बैंक को अपने पाले में कर लेते हैं तो बिहार में उनका समीकरण लगभग अजेय हो जाएगा। और यही बात इस पूरे परिदृश्य को आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति बना देती है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव और उनका पूरा विपक्ष भी इसी ताक में होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार का साया हटे, इस ईबीसी और महादलित वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। और इसीलिए भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आपने पहले रामनाथ ठाकुर के नॉमिनेशन का जिक्र किया था। हाँ। वो सिर्फ एक नाम नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना और फिर उनके बेटे को दिल्ली ले जाना, ये सब उसी ईबीसी वर्ग को एक साइकोलॉजिकल मैसेज देने का तरीका है कि अब भाजपा ही उनके हितों की रक्षक है। बिल्कुल। भाजपा इस पूरे वोट बैंक को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। ये टेक ओवर वाली बात मुझे जेडीयू के अस्तित्व के संकट की तरफ ले जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन डरावना पहलू जो इस आर्टिकल से निकलकर आता है वो है जेडीयू के भीतर किसी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप का ना होना। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मतलब इतने बड़े राज्य में 2 दशक तक राज करने वाली पार्टी में नंबर 2 की कुर्सी हमेशा खाली रही। ये एक तरह का बरगद के पेड़ वाला सिंड्रोम लगता है, जिसके नीचे कभी कोई दूसरा पौधा पनप ही नहीं पाता। ये भारत की कई क्षेत्रीय पार्टियों की कहानी है, लेकिन जेडीयू के मामले में ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे करियर में सत्ता और संगठन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखा। जब भी कोई नेता थोड़ा बड़ा होने लगा, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, शरद यादव रहे हों या बाद के दौर में आरसीपी सिंह या ललन सिंह, उन सभी के पर कतर दिए गए। और उसका नतीजा आज सामने है। हाँ, आज जब पार्टी को एक उत्तराधिकारी की जरूरत है तो उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी पूरे राज्य में अपील हो। आर्टिकल में संजय झा का नाम एक अंतरिम विकल्प के तौर पर लिया गया है, लेकिन एक अंतरिम व्यवस्था और एक पार्टी को लंबे समय तक चुनाव जितवाने वाले करिश्मे में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। अगर निशांत कुमार को लाया भी जाता है
तो क्या वो उस कैडर को बांध कर रख पाएंगे जो दशकों से सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट था? यही सबसे बड़ी कमजोरी है। संजय झा एक बेहतरीन रणनीतिकार और मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। और बिना किसी मजबूत मास लीडर के जेडीयू जैसी पार्टी का अपने दम पर सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। तो आगे क्या रास्ता बचता है उनके पास? लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जेडीयू के पास शायद दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो पूरी तरह से भाजपा की छाया में एक बहुत ही छोटी जूनियर पार्टी बनकर रह जाए, या फिर अंततः उसका भाजपा में विलय हो जाए। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसका जेडीयू कार्यकर्ताओं को सामना करना पड़ेगा। अब इस पूरे मामले के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर आते हैं। आर्टिकल में दोनों पक्षों के दावों को सामने रखा गया है। हाँ, प्रेशर वर्सेस चॉइस की डिबेट। जी, एक तरफ जेडीयू के नेता इसे पूरी तरह से नीतीश कुमार की अपनी मर्जी और उनका एक त्याग बता रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों की तरह यहां भी अपने सहयोगी दल को निगल लिया है। बस तरीका थोड़ा ज्यादा कूटनीतिक था। हाँ, अब देखिए, हम यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस दावों की पड़ताल कर रहे हैं। राजनीति में दबाव और मर्जी को अलग करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम डेटा और आंकड़ों पर बात करें तो तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। बिल्कुल, 2025 के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। भाजपा को 89 सीटें मिली और जेडीयू को 85। दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में भाजपा आगे रही। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2020 के चुनावों में भी जेडीयू 43 सीटों पे सिमट गई थी, जबकि भाजपा 70 से ज्यादा सीटें जीत कर लाई थी। यानी पिछले 5 सालों से भाजपा लगातार नंबर 1 पार्टी बनी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास थी। एग्जैक्टली। ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था बड़े भाई और छोटे भाई का, वो लगातार जेडीयू पर बन रहा था। भाजपा का कैडर ये मांग कर रहा होगा। हाँ, भाजपा का कैडर और उनके राज्य स्तर के नेता पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे थे कि जब हमारे विधायक ज्यादा हैं तो मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर इतनी मजबूत थी कि भाजपा उन्हें हटा नहीं पा रही थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि भाजपा ने इस बार नीतीश कुमार की उम्र, उनके स्वास्थ्य और 2025 के चुनाव नतीजों के बाद बने माहौल को एक परफेक्ट बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया? लेखक का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। जब किसी नेता की ग्रिप कमजोर पड़ने लगती है तो सहयोगी दल इसका फायदा जरूर उठाते हैं। अमित शाह का खुद पटना में कैंप करना और नई सरकार के गठन में सीधा दखल देना इस बात का प्रमाण है कि इस बार टर्म्स एंड कंडीशंस भाजपा ने तय की हैं। इसे आप कूटनीतिक दबाव भी कह सकते हैं और एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल चेस गेम भी। लेकिन इस चेस गेम में नीतीश कुमार का क्या फायदा? ये एक दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने 20 साल तक एक राज्य के हर छोटे बड़े फैसले को अपने हाथ में रखा हो, जो मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो ये सब छोड़कर दिल्ली क्यों जाएगा? आर्टिकल में संवैधानिक पदों की बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, लेकिन अभी के राजनीतिक माहौल और केंद्र सरकार के पास मौजूद अपने खुद के विकल्पों को देखते हुए क्या सच में ऐसा कोई बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे पद अक्सर उन नेताओं को दिए जाते हैं जिन्हें पूरी तरह से सक्रिय राजनीति से रिटायर करना हो और जिन पर केंद्र का पूरा भरोसा भी हो। बिल्कुल। मौजूदा परिस्थितियों में ये संभावना बहुत ही क्षीण लगती है। तो फिर विकल्प क्या बचता है? केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय। और यहीं आके लॉजिक फिर से उलझ जाता है। क्या एक 10 बार का मुख्यमंत्री सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देगा? एक राज्य का बॉस होने और दिल्ली में कई दर्जन मंत्रियों के बीच सिर्फ एक मंत्री होने में पावर का बहुत बड़ा डिमोशन है। ये सच में एक पहेली है। लेकिन राजनीति में कई बार फैसले सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं लिए जाते थे, बल्कि नुकसान को कम से कम करने के लिए भी लिए जाते हैं। डैमेज कंट्रोल। हाँ, शायद नीतीश कुमार ये भांप गए थे कि अब उनका अपने ही राज्य में पहले जैसा जलवा नहीं रहा। भाजपा का दबाव बढ़ रहा था, पार्टी के भीतर भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। ऐसे में किसी बड़े झगड़े या फजीहत के साथ विदा होने से बेहतर है कि एक सम्मानजनक समझौता कर लिया जाए। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है। जी, दिल्ली जाना शायद उनकी पहली पसंद न हो, लेकिन मौजूदा हालात में ये सबसे सेफ और प्रैक्टिकल एग्जिट रूट रहा होगा। एक तरह का ग्रेसफुल एग्जिट। मतलब जब आपको पता हो कि पार्टी खत्म होने वाली है तो धक्के खाकर बाहर निकलने से अच्छा है कि आप खुद अपना कोट पहनकर दरवाजे से बाहर निकल जाएं। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। ये पूरा घटनाक्रम इसी बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राजनीति में अब चीजें बदल रही हैं।
अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि ये जो आर्टिकल हमने पढ़ा वो सिर्फ बिहार की एक राजनीतिक घटना की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। ये हमें बताता है कि आज के इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया के दौर में जहां हर छोटी बात पर हंगामा खड़ा हो जाता है, वहां सत्ता का इतना बड़ा ट्रांसफर बिना एक भी शीशा टूटे, बिना किसी बगावत या नारेबाजी के कैसे हो सकता है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि गठबंधन की राजनीति कितनी निर्मम हो सकती है। कोई भी गठबंधन स्थायी नहीं होता। जब तक आप ताकतवर हैं, तब तक आपके नियम चलते हैं, और जैसे ही आपकी पकड़ ढीली होती है, आपके ही सहयोगी आपकी जमीन खिसकाने में देर नहीं लगाते। और दूसरा सबसे बड़ा टेकअवे है वोट बैंक की वफादारी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो वोट बैंक जो दशकों तक सिर्फ एक चेहरे के पीछे चलता रहा, वो उस चेहरे के हटने के बाद किसी नई विचारधारा या पार्टी के साथ शिफ्ट हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक वन मैन आर्मी की तरह चलने वाली पार्टियों की वल्नरेबिलिटी। जब आप पार्टी को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह नहीं बल्कि अपनी जागीर की तरह चलाते हैं, तो आपके जाने के बाद वो भरभरा कर गिर जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी बातचीत ने सच में राजनीति के कई उन पन्नों को खोला है जो आमतौर पर ब्रेकिंग न्यूज के शोर में दब जाते हैं। इस आर्टिकल ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या हुआ, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर किया कि क्यों हुआ और इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे। और इसी के साथ हम आज की इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिर में आ पहुंचे हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में गूंजता रहता है। वो क्या है? जब एक ऐसा राजनेता जिसकी पूरी राजनीतिक पहचान, उसका पूरा करियर इस बात पर टिका था कि वो अपने राज्य के लिए बिल्कुल अपरिहार्य हैं, मतलब उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो इतनी खामोशी से मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाता है, तो ये हमें भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के भविष्य के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब इन सिंगल लीडर पार्टियों के संस्थापक, जिन्होंने खून पसीने से पार्टी खड़ी की, वे अपने युग से विदा लेते हैं, तो क्या उनके साथ ही उन पार्टियों की पूरी विचारधारा, उनके अस्तित्व और उनके उस राजनीतिक दर्शन का भी अंत हो जाता है जिसने उन्हें जन्म दिया था? क्या भारत की राजनीति में अब क्षेत्रीय क्षत्रपों का वो दौर हमेशा के लिए खत्म हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान या एक लाइन का जवाब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये आने वाले समय की राजनीति को समझने के लिए एक बहुत बड़ा लेंस जरूर हो सकता है। हमारे श्रोताओं को इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। एकदम सही। आज के इस बेहद दिलचस्प और विचारोत्तेजक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस पड़ताल से इस विषय को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। मुझे भी यही उम्मीद है। पढ़ते रहिए, चीजों को अलग अलग एंगल से देखते रहिए, और सबसे जरूरी बात, सतह के नीचे क्या चल रहा है इस पर हमेशा नजर बनाए रखिए। नमस्कार।